पंजाब, जहां खेतों में सरसों की खुशबू थी, जहां गुरुद्वारों में शांति गूंजती थी, लेकिन यही धरती जल रही थी एक तूफान की आग में। एक नाम भिंडरावाले, कोई कहे संत तो किसी के लिए नेता, और फिर आग का तूफान। गांव गांव में फैल गया आतंक, सड़कों पर दहशत का राज, हर कदम पर बारूद की गंध। लेकिन दिल्ली अब चुप नहीं रह सकती थी। इंदिरा गांधी ने लिया सबसे कठिन फैसला, सबसे खतरनाक, और सेना को भेजा गया स्वर्ण मंदिर के अंदर। जून 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक तरफ विद्रोहियों का जुनून, दूसरी तरफ सेना का आक्रोश, और बीच में फंसा पंजाब। यह लड़ाई सिर्फ दीवारों और ईंटों की नहीं थी, यह लड़ाई थी आस्था और सत्ता की, और इसका परिणाम इतिहास के पन्नों पर लिखा गया। खून और आग से अकाल तख्त टूट गया, श्रद्धालु रो रहे थे, लेकिन मंदिर आज भी खड़ा है, चमकता और पवित्र, 1984 की घटना की याद दिलाता। साल 1980 का दशक, पंजाब। हरी भरी जमीन, सरसों के खेत, गुरुद्वारों की शांति और ढोल नगाड़ों की गूंज। यह राज्य भारत का ताज माना जाता था। लेकिन इसी सुंदर धरती पर धीरे धीरे एक तूफान उठ रहा था। यह तूफान था असंतोष का, राजनीति का और धार्मिक उग्रवाद का। सिख समुदाय, जिसने भारत की आजादी और एकता के लिए अनगिनत बलिदान दिए थे, अब खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। कुछ नेताओं और कट्टरपंथियों ने इस पीड़ा को खालिस्तान नाम के अलग राष्ट्र के विचार में बदलना शुरू कर दिया। साल 1978 से 1982 के बीच पंजाब में तनाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया। धार्मिक सभाओं में कट्टरपंथी विचार गूंजने लगे, छोटे छोटे जुलूस हिंसा में बदलने लगे। आम किसान और व्यापारी डरे सहमे से रहने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह पंजाब किस ओर जा रहा है। इसी माहौल ने जन्म दिया एक नाम को, जो आने वाले वर्षों में पंजाब और भारत दोनों के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। वह नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। जरनैल सिंह भिंडरावाले, एक ऐसा नाम जिसने पंजाब के गांव गांव में तेजी से जगह बना ली। उनकी लंबी दाढ़ी, नीली पगड़ी और हाथ में कृपाण, यह छवि युवाओं के दिल में उतरती चली गई। भिंडरावाले गांव गांव जाकर प्रवचन देते थे। वह नशा छोड़ने, सिख रीति रिवाज अपनाने और धार्मिकता पर लौटने की बात करते। लेकिन धीरे धीरे उनके प्रवचनों में राजनीति और अलगाव का रंग भी आने लगा। हम सिख अलग हैं, हमारी पहचान अलग है, यह संदेश युवाओं के दिलों में घर करने लगा। पंजाब का बेरोजगार नौजवान, जिसे भविष्य धुंधला नजर आता था, भिंडरावाले के शब्दों में सहारा खोजने लगा। कई युवा उन्हें संत मानने लगे। साल 1978 में अमृतसर में निरंकारी सिख टकराव हुआ। इस घटना ने भिंडरावाले को अचानक राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। उन्हें लगा कि सिखों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना ही अब उनका मिशन है। राजनीतिक दलों ने भी उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। अकाल दल और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग समय पर भिंडरावाले को अपने फायदे के लिए बढ़ावा दिया। लेकिन धीरे धीरे यह धार्मिक प्रवचनकर्ता एक उग्र राजनीतिक और धार्मिक नेता बन गया। पंजाब के गांवों में, ढाबों पर, खेतों में भिंडरावाले के पोस्टर लगने लगे। उनका नाम सुनते ही भीड़ उमड़ पड़ती। कुछ लोग उन्हें पंजाब का रक्षक मानते, तो कुछ उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर जाता हुआ आदमी। लेकिन इतना तय था कि अब पंजाब की राजनीति और समाज दोनों उनकी मौजूदगी से अनदेखा नहीं कर सकते थे। भिंडरावाले के उदय के साथ साथ पंजाब की राजनीति में भी उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। अकाल दल और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सत्ता की दौड़ में लगी थी। कांग्रेस पार्टी ने शुरू में भिंडरावाले को अपने फायदे के लिए आगे बढ़ाया। उनसे उम्मीद की गई कि वे अकाल दल का प्रभाव तोड़ देंगे। लेकिन धीरे धीरे यह कदम कांग्रेस के लिए उल्टा साबित होने लगा। भिंडरावाले के समर्थक बढ़ते गए। उनका असर सिर्फ धार्मिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक माहौल पर भी छाने लगा। गांवों में अकाल दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव बढ़ने लगे। हत्याएं, झड़पें और छोटे छोटे दंगे पंजाब की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे।
लोगों में असुरक्षा का माहौल गहराने लगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही असमंजस में थीं। एक ओर वे नहीं चाहते थे कि सिख समुदाय उनसे नाराज हो, दूसरी ओर पंजाब में हिंसा और आतंक की जड़ें गहरी होती जा रही थीं। पुलिस और प्रशासन की साख गिरने लगी। आम आदमी को लगने लगा कि अब न्याय अदालतों से नहीं बल्कि बंदूक से मिलेगा। इस माहौल ने पंजाब को राजनीतिक अस्थिरता की उस आग में झोंक दिया जिससे निकलना अब आसान नहीं था। साल 1982 आते आते भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्य ठिकाना बना लिया। हरमंदिर साहिब, जिसे पूरी दुनिया श्रद्धा की नजर से देखती थी, अब धीरे धीरे राजनीति और हथियारों का गढ़ बन रहा था। भिंडरावाले अपने समर्थकों के साथ अकाल तख्त में डेरा जमाने लगे। यह वही जगह थी जहां से सिख समुदाय की धार्मिक घोषणाएं और फैसले हुआ करते थे। लेकिन अब वहां दिन रात बंदूकधारियों का जमावड़ा दिखने लगा। कहते हैं मंदिर परिसर में हथियारों की खेप जमा होने लगी थी। रॉकेट लॉन्चर, ऑटोमेटिक राइफलें और कारतूस, यह सब पवित्र स्थल के भीतर छिपा कर रखे जा रहे थे। भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने यह प्रचारित किया कि यह हथियार सिखों की रक्षा के लिए है। लेकिन असलियत यह थी कि अब स्वर्ण मंदिर सशस्त्र गुटों का गढ़ बनता जा रहा था। हजारों श्रद्धालु रोजाना मथा टेकने आते, पर मंदिर के अंदर का वातावरण अब पहले जैसा शांति भरा नहीं था। चारों ओर सशस्त्र युवकों का पहरा, उनके नारे और उनकी कठोर निगाहें, इसने हर मंदिर साहिब की पवित्रता पर एक अनचाहा साया डाल दिया। सरकार को खबरें मिल रही थीं कि मंदिर के भीतर से अलगाववादी आंदोलन चलाया जा रहा है। लेकिन धार्मिक भावनाओं के कारण कोई भी कड़ा कदम उठाने से हिचकिचाहट थी। लोगों के दिल में सवाल उठने लगे, क्या यह वही स्वर्ण मंदिर है जो शांति और श्रद्धा का प्रतीक था? स्वर्ण मंदिर में बढ़ते हथियारों और भिंडरावाले की ताकत ने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रोजाना रिपोर्ट मंगवाती थी। पंजाब में हिंसा का स्तर लगातार बढ़ रहा था। रेलगाड़ियां रोकी जा रही थीं, पुलिसकर्मियों की हत्याएं होने लगी और यहां तक कि आम नागरिक भी आतंक का शिकार होने लगे। केंद्र सरकार ने शुरुआत में बातचीत का रास्ता अपनाने की कोशिश की। कई दौर की वार्ताएं हुई, अकाल दल, सिख नेताओं और सरकार के बीच, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा, नाकामी। भिंडरावाले और उनके समर्थक मानो हर समझौते को ठुकराने पर आमादा थे। उनकी मांगें अब सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक अधिकारों तक सीमित नहीं थीं। वे खालिस्तान नामक अलग देश की राह पर खुलकर चल पड़े थे। इंदिरा गांधी जानती थीं कि अगर यह आग अभी नहीं बुझाई गई तो यह पूरे भारत की एकता और सुरक्षा के लिए घातक साबित होगी। लेकिन वे यह भी समझ रही थीं कि सिखों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा किसी भी तरह का सैन्य समाधान बेहद संवेदनशील बना देता है। केंद्रीय कैबिनेट में कई मतभेद थे। कुछ मंत्री चाहते थे कि तुरंत सेना भेजी जाए, जबकि कुछ लोग अभी भी बातचीत को आखिरी विकल्प मानते रहे। इस बीच पंजाब की जनता पिस रही थी। किसानों को खेतों में काम करने से डर लगने लगा था। व्यापारी शाम ढलते ही अपनी दुकानें बंद कर देते थे। हर घर में असुरक्षा और बेचैनी का साया गहराने लगा। सरकार की चिंता अब केवल बढ़ते आतंकवाद तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि यह सवाल बनने लगी थी, क्या भारत अपने ही घर को संभाल पाएगा? जून 1984 आते आते हालात इतने बिगड़ चुके थे कि इंदिरा गांधी को अब सख्त कदम उठाना पड़ा। सरकारी खुफिया रिपोर्टें बता रही थीं कि स्वर्ण मंदिर के भीतर भारी मात्रा में हथियार जमा हैं। भिंडरावाले और उसके सशस्त्र समर्थक मंदिर को किले में बदल चुके थे। प्रधानमंत्री ने अपने सुरक्षा सलाहकारों और सेना के उच्च अधिकारियों के साथ गुप्त बैठकों का सिलसिला शुरू किया। सेना प्रमुख जनरल अरुण, श्रीधर वैद्य और लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी ने विस्तृत योजनाएं बनाई। ऑपरेशन का नाम रखा गया ब्लू स्टार। यह तय किया गया कि भारतीय सेना मंदिर परिसर में प्रवेश करेगी, सशस्त्र आतंकियों को पकड़ेगी या मार गिराएगी और मंदिर की पवित्रता को वापस स्थापित करेगी। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि एक ओर था देश की एकता और सुरक्षा का सवाल और दूसरी ओर था सिख समुदाय की आस्था का सबसे पवित्र स्थल।
इंदिरा गांधी जानती थीं कि इस निर्णय के परिणाम बेहद दूरगामी होंगे। देश भर में विरोध भड़क सकता था, लेकिन अगर यह कदम न उठाया जाता तो पंजाब को भारत से अलग करने की कोशिशें और भी मजबूत हो जाती। 2 जून 1984 को अंतिम आदेश जारी हुआ। भारतीय सेना को तैयार रहने को कहा गया। अमृतसर शहर की ओर सैन्य टुकड़ियां गुपचुप तरीके से बढ़ने लगी। लोगों को भनक लगी कि कुछ बड़ा होने वाला है। शहर में तनाव का माहौल था। श्रद्धालु मंदिर परिसर में फंसे हुए थे, लेकिन अब समय कम रह गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार का पहिया घूम चुका था। 5 जून 1984 की रात अमृतसर की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी थी गोलियों की गूंज जो किसी भी क्षण फूट पड़ने वाली थी। भारतीय सेना ने मंदिर परिसर को चारों ओर से घेर लिया। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हजारों सैनिक तैयार खड़े थे। परिसर के भीतर से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। सेना को तुरंत जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पहली चुनौती थी पवित्र स्थल को बचाते हुए आतंकियों को निकालना, लेकिन भिंडरावाले और उसके लड़ाके पूरी तैयारी के साथ तैनात थे। मंदिर परिसर की ऊंची इमारतों से स्नाइपर्स गोलियां बरसा रहे थे। अकाल तख्त को बंकर बना दिया गया था। सेना ने लाउडस्पीकर से लोगों से अपील की, आम श्रद्धालु बाहर आ जाए। सेना का निशाना केवल आतंकियों पर है। कई लोग बाहर निकल आए, लेकिन सैकड़ों लोग अभी भी भीतर फंसे रहे। जैसे जैसे रात गहराती गई, लड़ाई और भी तेज होती चली गई। मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा था। सेना को हर इंच आगे बढ़ने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। आसमान गोलियों और धुएं से भर चुका था। अमृतसर शहर भय और सन्नाटे में डूबा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार अब पूरे उफान पर था। 6 जून की सुबह सूरज उगा, लेकिन अमृतसर पर अंधेरा छा गया। स्वर्ण मंदिर के आसमान में धुएं और गोलियों की गड़गड़ाहट थी। भिंडरावाले और उसके सशस्त्र साथी अकाल तख्त के भीतर मोर्चाबंदी कर चुके थे। वहां से लगातार गोलियां और ग्रेनेड बरस रहे थे। सेना को भारी नुकसान हो रहा था। भारतीय सैनिकों ने अकाल तख्त की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने उसे पत्थर और सीमेंट की मजबूत दीवारों से गले जैसा बना दिया था। छिपे हुए बंकरों से गोलियां चल रही थी। सैनिकों को इंच इंच आगे बढ़ना पड़ रहा था। युद्ध अब आमने सामने की लड़ाई में बदल चुका था। गोलियों की बरसात, बम धमाकों की आवाजें और घायल सैनिकों की चीखें पूरे परिसर में गूंज रही थीं। सेना ने भारी मशीन गनों और तोपखाने का इस्तेमाल शुरू किया। टैंकों से गोलियां चलाई गईं। अकाल तख्त की दीवारें हिलने लगीं, लेकिन भीतर बैठे लड़ाके आखिरी दम तक लड़ने को तैयार थे। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। सैकड़ों लोग मारे गए, दर्जनों सैनिक शहीद हुए। मंदिर परिसर खून और धुएं से भर चुका था। आखिरकार 6 जून की शाम को अकाल तख्त का बड़ा हिस्सा ढह गया। भिंडरावाले और उसके साथी वहीं मारे गए, लेकिन यह जीत बहुत भारी कीमत चुकाकर मिली थी, क्योंकि गोलियों और तोपों की चोट से अकाल तख्त और मंदिर परिसर को गहरी क्षति पहुंची थी। इतिहास का सबसे दर्दनाक युद्ध भारत के हृदय में गहरी चोट बनकर दर्ज हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद का दृश्य भयावह था। स्वर्ण मंदिर परिसर खून और मलबे से भरा पड़ा था। अकाल तख्त लगभग नष्ट हो चुका था। सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिनमें आतंकवादी भी थे और निर्दोष श्रद्धालु भी। भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए थे। पूरा पंजाब इस घटना से हिल गया। लोगों के दिलों में गहरा आक्रोश और पीड़ा भर गई। कई सिख इसे अपने धार्मिक स्थल का अपमान मानने लगे। सरकार के लिए यह सुरक्षा का प्रश्न था, लेकिन आम जनता के लिए यह आस्था पर प्रहार था। देश भर में विरोध और नाराजगी की लहर दौड़ गई। सिख समुदाय और केंद्र सरकार के बीच विश्वास की दीवार खड़ी हो गई। ऑपरेशन का उद्देश्य था आतंकवादियों को समाप्त करना, लेकिन इसके साथ ही पंजाब की फिजाओं में अविश्वास, गुस्सा और दर्द भी घुल गया। यह घटना केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल गई। स्वर्ण मंदिर की पवित्रता को हुए नुकसान ने लाखों दिलों में गहरी चोट छोड़ी, और यही घाव आगे चलकर भारत के इतिहास में और भी त्रासद घटनाओं का कारण बना। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारत के इतिहास का ऐसा मोड़ था जिसने राजनीति, समाज और धर्म तीनों को गहराई तक प्रभावित किया।
इस घटना ने यह सिखाया कि आस्था और आतंकवाद के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। अगर धर्म स्थलों का दुरुपयोग होता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। सरकार ने आतंकवाद को मिटाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से यह अभियान चला उसने करोड़ों दिलों में घाव छोड़ दिए। इतिहास हमें यही सिखाता है कि संवाद, समझ और सहानुभूति के बिना कोई भी समस्या स्थायी रूप से हल नहीं हो सकती। स्वर्ण मंदिर आज फिर से पहले जैसा पवित्र और सुंदर खड़ा है, लेकिन 1984 की यह घटना आज भी हर भारतीय के दिल में टीस बनकर मौजूद है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि धर्म और राजनीति जब टकराते हैं तो उसकी आग में सबसे पहले इंसानियत जलती है। और इसलिए इतिहास से सीख लेकर हमें एकता, शांति और भाईचारे का रास्ता चुनना होगा। अगर आपको यह ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करें, और ऐसे ही प्रेरक ऐतिहासिक गाथाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।